हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन समझाया था और सारे मिसिबिलिटी और पोलरिटी के कंसेप्ट समझाए थे। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बीच में कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो समझिए। intermolecular force of attraction exists between the component of solution। तो इनके फोर्स को पढ़ने के लिए या इनके फोर्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले कंपोनेंट्स का नेचर। कंपोनेंट्स के नेचर पे बहुत बात हो चुकी है। पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, आयनिक होते हैं। कैसे निकालते हैं ये भी हमने आप लोगों को आइडेंटिफाई करना सिखाया है। तो हम डायरेक्ट फोर्स की बात करते हैं। तो सपोज करें कि उसके दोनों कंपोनेंट अगर पोलर हैं, मान लीजिए ये जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, अगर दोनों पोलर है, या जो दोनों कंपोनेंट्स हैं अगर वो दोनों के दोनों कैसे हैं, पोलर है। तो पोलर की डेफिनेशन में आपने पढ़ रखा है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर पार्शियल चार्ज सेपरेशन होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब मान लीजिए ऐसे नेचर वाले के साथ दूसरा नेचर वाला सेम ऐसे का ऐसे ही पास में अगर एग्जिस्ट करे, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो ये पार्शियल चार्जेस को केमिस्ट्री में डायपोल्स बोलते हैं। अगर इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड से इंटरैक्ट करता है, तो इसका डायपोल इसके डायपोल से और इसका नेगेटिव डायपोल इसके आगे वाले पॉजिटिव डायपोल से इंटरैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन ऑकर होगा उसका नाम होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो जो पोलर पोलर होते हैं उनमें जो इंटरेक्शन होता है वो होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो पोलर पोलर कंपोनेंट्स हुए तो फोर्स होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब सपोज करें कि दोनों नॉन पोलर है, नॉन पोलर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के अंदर डायपोल्स नहीं होते हैं, मतलब उनके अंदर पार्शियल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते हैं। तो फिर क्या है? तो एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के पास में होता है तो उसका जो एडजेसेंट एटम होता है उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसका नाम होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ जो फोर्स होगा वो होगा वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। अगर सपोज करें कंपोनेंट में एक पोलर है और एक आयनिक है। थर्ड एग्जांपल देखें, एक अगर कंपोनेंट आपका आयनिक है और एक कंपोनेंट कैसा है, पोलर है। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि अगर NaCl टूटा तो Na+Cl- में टूटेगा, और मान लो इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये वाटर है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल्स होंगे। तो आयनिक में आयंस होंगे और पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल होंगे। तो इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव डायपोल से इंटरेक्ट करेगा और इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव डायपोल से इंटरेक्ट करेगा, और यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा उसका नाम होगा आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो अब जो फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होगा उसका नाम होगा आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो ये कुछ फोर्सेस हैं जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो उसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे जो कि बेस्ड होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई the type of
intermolecular force of attraction. Identify the type of intermolecular force of attraction between the following pairs of compound. तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। सपोज करें कि आपके पास हेक्सेन है, हेक्सेन का फॉर्मूला है C6H14 प्लस ऑक्टेन है और ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8H18। दूसरा एग्जांपल है आपके पास आयोडीन है I2 प्लस CCl4। तीसरा एग्जांपल है आपके पास है सोडियम क्लोरेट NaClO4 प्लस वाटर। चौथा एग्जांपल है आपके पास CH3OH मिथनॉल प्लस CH3Cl। और पांचवा एग्जांपल है आपके पास CH3OH मिथनॉल प्लस एसीटोन CH3COCH3। तो अब अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स डिटरमाइन करके बताओ, तो आसान है। प्रीवियस वाले लेक्चर वाला हमें हेल्प करेगा। हेक्सेन आपको पता है कि फुल्ली हाइड्रोकार्बन है, ऑक्टेन आपको पता है फुल्ली हाइड्रोकार्बन है, ये नॉन पोलर मिला तो क्या लगेगा, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आंसर आएगा इसका वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगला देखिए I2 के साथ डायटोमिक के साथ था नॉन पोलर। CCl4 एक्सेप्शनल केस था, मैंने बताया था टेट्राहाइड्रल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट 0 होता है। नॉन पोलर दोनों मिले, कैसा फोर्स, वीक वंडरवॉल फोर्स। ये जो फोर्स है, ऐसे फोर्स का नाम क्या रख दिया, वीक वंडरवॉल फोर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, इसमें NaClO4 कैसा है, आयनिक। वाटर सबको पता है कैसा है, पोलर। ये पोलर, ये आयनिक, क्या फोर्स होगा, आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो अगला आंसर आएगा आपका आयन डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट, मिथनॉल कैसा होता है बेटा, पोलर, क्योंकि OH ग्रुप है। CH3CN बॉन्ड भी कैसा है, पोलर दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, डायपोल इंटरेक्शन। ये बना आपका डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट, CH3OH अगेन मिथनॉल, पोलर। CH3COCH3 क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। CO ग्रुप कैसा है, पोलर दोनों मिले, बोलो फोर्स, डायपोल इंटरेक्शन। वेरी गुड, डायपोल इंटरेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन समझ लें। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉल्वेंट के पर 100 ग्राम पे स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सॉल्यूट कितना ज्यादा से ज्यादा घुलता है, वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी सब्सटेंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखें। अगर किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 1 ग्राम इन पर 100 ml से ज्यादा है, तो ऐसे में वो सब्सटेंस सॉल्युबल होगा। कैसा होगा, सॉल्युबल। अगर सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की 0.001 ग्राम से कम होती है इन पर 100 ml, तो फिर सब्सटेंस कैसा होगा, इनसॉल्युबल। कैसा होगा, इनसॉल्युबल। क्लियर हो गया, कैसा होगा, इनसॉल्युबल। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी की जो रेंज है वो 1 ग्राम से कैसी है, कम, एंड जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा है 0.001 ग्राम से इन पर 100 ml, तो फिर वो कहलाएगा स्पेरिंगली सॉल्युबल।
तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। 1 ग्राम पर 100 ml से ज्यादा सॉल्युबल, 0.001 से जो है अगर कम है तो वो कैसा है, इनसॉल्युबल है। लेकिन अगर 1 से कम है और 0.001 से ज्यादा है तो वो उस केस में होगा स्पेरिंगली सॉल्युबल। आपको सिखाएंगे टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के ऊपर, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि घटती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत आता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कुछ बोलते हैं बढ़ेगी, कुछ बोलते हैं घटेगी। ऐसे नहीं होता है, डिपेंड करता है डिसोल्यूशन पे। पहली बात तो समझे कि अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया और सॉल्यूशन बनाया तो ऐसी प्रोसेस को केमिस्ट्री में बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो डिपेंड करता है कि डिसोल्यूशन का नेचर कैसा है, उस हिसाब से ही हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ते हैं। तो डिसोल्यूशन जो रहता है वो 2 प्रकार का होता है। अगर हम डिसोल्यूशन की बात करें तो वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है कैसा, एंडोथर्मिक। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो आपको पता ही है। दोज प्रोसेस इन विच एनर्जी रिलीज उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और दोज प्रोसेस इन विच एनर्जी कंज्यूम उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो कहने का मतलब यहाँ एक्सोथर्मिक भी है और यहाँ पे एंडोथर्मिक भी है। एक कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं तो कैल्शियम ऑक्साइड है, और अगर मैंने उसको वाटर में मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ऐसी प्रोसेस में हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है। तो यहाँ पे प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। ऐसे केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो ये इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा कहाँ शिफ्ट होने की, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड है, और अगर मैं इधर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इधर पहले से ही हीट है और ऊपर से टेम्परेचर दूंगा तो हीट हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम अपने आप को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेगा। अच्छा, अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी थोड़ी, घटेगी। तो यहाँ कंसेप्ट क्या बढ़ा कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कैसी होती है, डिक्रीज। अब आप एंडोथर्मिक के केस में चले जाए। एंडोथर्मिक में एग्जांपल ले ले कि अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड की वाटर से रिएक्शन करा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस HCl बना, और यहाँ पे जो हीट थी वो एब्जॉर्ब हो गई माइनस। अब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हीट किधर साइड है, रिएक्टेंट साइड है। और ऐसे केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट भी देंगे। तो रिएक्टेंट साइड हीट पहले से ही ज्यादा है तो कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम कहाँ जाने की, फॉरवर्ड में। और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया मतलब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, मतलब ये ज्यादा सॉल्युबल हो रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ कंसेप्ट क्या आएगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप कभी भी ऐसा आंसर मत लगाइएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या घटती है। ये डिपेंड करता है डिसोल्यूशन पे कि आपका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा सॉल्युबिलिटी घटेगी। लेकिन अगर आपका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। हम इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। यहां से सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, कि जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया है उसके कंसंट्रेशन को हम कितने अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो कंसंट्रेशन टर्म्स है। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट का मास किसमें, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये कहलाता है आपका मास परसेंटेज। इसको कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मास जो रहेगा वो किसका सम होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मान लीजिए कि ये मास ग्राम में है और मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में है, तो जो भी आंसर आप एक्सप्रेस करेंगे वो होगा परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है। सेम अगर आप वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज की, तो यहां पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसको एक्सप्रेस करना है परसेंटेज, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में है तो वॉल्यूम और सॉल्यूशन भी है वॉल्यूम। ये एक और तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, वॉल्यूम परसेंटेज को। वॉल्यूम परसेंटेज एक और तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है, और वो क्या तरीका है? वो तरीका है कि आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या ले लें, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे हम एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो ये है आपका मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ 22 ग्राम of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4, then determine the mass percentage of benzene in CCl4 तो कैसे निकालेंगे बेटा? देखें, आपको मास परसेंटेज निकालना है किसका? बेंजीन का। कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ बेंजीन कितना है? 22। सॉल्यूशन का मास 22 और इस 122 दोनों को ऐड कर दें, 22 प्लस 100, तो 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 144। तो ये हो जाएगा आपका 22 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 15.28 लगभग इतना आएगा, 15.28% वेट बाय वेट। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है? आप लोगों को अच्छे से आया कैलकुलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज of solution prepared by mixing of 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन देखिए कैसे करेंगे। आपको सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकालना है, मतलब सॉल्यूट का निकालना है और सॉल्वेंट का निकालना है, लेकिन यहाँ सॉल्यूट का मास नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूट का मास निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया वो कैसे बनाया है। ये 300 ग्राम लिया, इसका 25% ले लें, ठीक है बेटा। ये 400 ग्राम लिया है, इसका 40% ले लें, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 45 4 जा, और ये हो जाएगा लगभग कैंसिल हो जाएगा, 4 जा 150 300 75 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें आप, तो ये लगभग चला जाएगा आपका 4 से, तो ये हो जाएगा 160, लगभग 235 ग्राम हो गया। तो ये तो सॉल्यूट का मास हो गया। सॉल्यूशन का मास देखें तो सॉल्यूशन तो ओवरऑल 400 प्लस 300, तो ये अगर आपने सॉल्व किया 300 प्लस 400 टोटल मिला के कितना हो गया 700 ग्राम। तो ये आपका सॉल्यूशन का मास हो गया और ये आपका सॉल्यूट का मास हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर मास परसेंटेज निकालेंगे किसका, सॉल्यूट का, किसके अंदर, रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। सॉल्यूट का मास 235, सॉल्यूशन का मास 700,
मल्टीप्लाई बाय कर देंगे आप कितना 100, तो कितना आ जाएगा ये 33.5% के करीब, 33.5%। और अगर आप मास परसेंटेज सॉल्वेंट का निकालेंगे, क्योंकि आपको सॉल्यूशन का निकालना है, तो सॉल्यूशन का तो तभी निकलेगा ना जब आप सॉल्यूट का निकालेंगे और किसका निकालेंगे, सॉल्वेंट का निकालेंगे। तो आप कुछ नहीं करें, इस 100 में से 33.5 को माइनस कर दें, तो लगभग 66.5% आएगा। ठीक है, परसेंटेज दोनों मास है, तो वेट बाय वेट में आंसर आएगा, और ये भी आंसर आपका वेट बाय वेट में आएगा। तो ऐसे अपन मास परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम पढ़ेंगे वो है मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शंस पढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट के कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास भी याद होना चाहिए। तो मैं कोई लिस्ट बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की, जो आपको कम से कम मिनिमम याद होना चाहिए, ताकि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो सारे सॉल्व कर देंगे, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सम इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास है, इसकी लिस्ट देख लें, मेरे साथ याद भी कर दिया। हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 7 है, अप्रोक्सीमेट याद करेंगे हम बेटा। बोरोन का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। क्लियर, अप्रोक्सीमेट है, सब लोग याद रखना, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करें। अगेन इसके बाद फ्लोरीन का कितना है, 19 है, क्लोरीन जो है उसका 35.5 है, ब्रोमीन जो है उसका 80 है, आयोडीन जो है उसका कितना है 127 है। इसके अलावा आप सोडियम का याद कर लें, सोडियम का 23 है, इजी है, मैग्नीशियम का 24 है, एल्यूमिनियम का भी इजी है 27 है, सिलिकॉन का 28 है, फॉस्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है। क्लियर हो गया। इसके अलावा आप कुछ ट्रांजिशन मेटल के भी इंपॉर्टेंट याद कर लें, इसमें आप देखें क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम का आप याद कर ले 52 होगा अप्रोक्सीमेटली, मैग्नीज आप याद कर ले 55 होगा, आयरन आप याद कर ले 56 होगा, कोबाल्ट और निकल की अगर अपन अप्रोक्सीमेट मांगे डेसिमल में होते हैं तो 59 रख दिया। कॉपर का एवरेज एटॉमिक मास होता है क्लोरीन की तरह, डेसिमल में 63.5 हो गया। क्लोरीन और कॉपर के एवरेज एटॉमिक मास है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और है, जैसे आप सिल्वर का देख ले 108 है, प्लेटिनम का देख ले 195 है, गोल्ड का एटॉमिक मास देखें 197 है, बेरियम का एटॉमिक मास है 137 है, इसके अलावा लेड जो है उसका एटॉमिक मास 207 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास है। इसके अलावा अगर आप पोटेशियम का मास भी देखें तो पोटेशियम का मास भी 39 है, और कैल्शियम का मास देखें तो वो कितना है 40 है। वैसे 118 एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन 11, 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के 95% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको यह इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास याद है। अब एनसीईआरटी के आपके पास 50 से 60 न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन में, उसमें बार बार कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में इथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया, सॉल्यूट में क्या यूज कर लिया, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके भी मॉलिक्यूलर मास याद कर ले, आपका टाइम सेव होगा। सब इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, सब इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले ग्लूकोज ले ले। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, 180 ग्राम पर मोल, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ। सुक्रोज ले ले, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11, 342 ग्राम पर मोल, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ। यूरिया का फॉर्मूला ले ले NH2CO, NH2 60 ग्राम पर मोल, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ। इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH, इसे बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल, इसका मॉलिक्यूलर मास 62 ग्राम पर मोल हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जो है
उसका मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम पर मोल है। विनेगर CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल है। बेंजीन बहुत फेमस है, C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम पर मोल है। टॉलिन C6H5CH3, इसका मॉलिक्यूलर मास 92 ग्राम पर मोल है। इसके बाद अगर आप देखें ऑक्टेन मतलब C8H18, इसका मॉलिक्यूलर मास 114 ग्राम पर मोल है। पोटेशियम आयोडाइड Ki 166 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर मास है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 154 ग्राम पर मोल है। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट, इसे बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, इसका जो मास है वो है 158 ग्राम पर मोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मास है जो कि आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इन्हें आप डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये थे इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास ऑफ सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। अब हम सीखेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इसको कैलकुलेट करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। देखो तीनों में एक चीज कॉमन है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, और वो कॉमन है मोल। तो आपको अगर ये तीनों चीज अच्छे से सीखना है तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। तो अभी हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में सबसे पहले इसे मास के टर्म्स में सीखेंगे, इन टर्म्स ऑफ मास। अब ऐसा बेटा ये आप भी अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, अगर किसी भी सब्सटेंस के हमको निकालना है तो उसका जो मास है गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उससे डिवाइड कर दें। तो मास की यूनिट ग्राम है और ये ग्राम पर मोल है। ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल, यूनिट हो जाएगी मोल। याद रखें जब लिखते हैं MOLE लिखते हैं, जब यूनिट लिखते हैं तो MOL लिखते हैं। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको मास ही नहीं दिया फिर भी आपको मोल निकालने को कैलकुलेट करने को बोला है तो कैसे करेंगे? तो ऐसे केस में समटाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल दिए रहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा देखें, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में कैसे निकालेंगे देखें। तो नंबर ऑफ मोल रखा, उसको बराबर किया नंबर ऑफ पार्टिकल के, वो डिवाइड कर दिया एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर सभी को पता है, वो होता है 6.022 into 10 की पावर 23। इट इज एन एवोगैड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ पार्टिकल इज n एंड नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज Na। तो ऐसे हम मोल निकाल सकते हैं। एक और तरीका है मोल का, अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल मास नहीं है तो मोल कैसे निकालें? तो अब कैसे निकालें? हम निकाल सकते हैं मोल, हम कैसे निकाल सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन यह तरीका ज्यादातर तब यूज होता है जब रिएक्शन गैसियस फेस में होती है और रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स भी गैसियस फेस में होते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होते हैं किसके? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट STP जो कि होता है 22.4 लीटर या 22,400 ml के बराबर। तो ऐसे हम
मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मास से करना है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर दे, पार्टिकल से करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर दे 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो से, या फिर अगर आपको वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है तो गैस ने एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दैट इज 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जो कि होता है 22.4 लीटर। जैसे पार्टिकल का फिक्स है ऐसे गैस का भी क्या वॉल्यूम फिक्स है। तो ऐसे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोलरिटी, मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम मोलरिटी। मोलरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए रिप्रेजेंटेशन से, रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल एम, डेफिनेशन है, डेफिनेशन को समझे। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम पे अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं तब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम एक्सप्रेस करते हैं किसके टर्म्स में, मोलरिटी के टर्म्स में। अब इसकी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो देखें मोलरिटी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गई आपकी मोलरिटी, ठीक है, ये क्या हो गई मोलरिटी। यूनिट भी बन गई यहाँ पे। इसकी अगर हम यूनिट बनाएंगे तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। अब इस फॉर्मूले को आगे फर्दर डिराइव करें तो देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है सिंस मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मोल किसके हैं, सोल्यूट के, वेट किसका होगा, सोल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास भी किसका होगा, सोल्यूट का। और आपको पता है कि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं और अगर 1 ml है तो 1/1000 लीटर होता है। तो हम कन्वर्जन भी लगा सकते हैं, दोनों फैक्टर को ऊपर वाले फॉर्मूले में लगाएं और मोलरिटी के फॉर्मूले को डिराइव करें। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अब क्या हो गया, मोल की जगह क्या जाएगा, वेट। किसका वेट आएगा, सोल्यूट का वेट आएगा। मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा, सोल्यूट का आएगा। यह आया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम अगर हम ml में लेंगे तो ले सकते हैं बाकायदा। वॉल्यूम किस में लिया, सॉल्यूशन का, ml में। यह हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है। लीटर में कन्वर्जन करने के लिए 1000 का फैक्टर लगाएंगे। यह फॉर्मूला बन गया मोलरिटी का। अब सपोज करो कि इस मोलरिटी के क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया और क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि हम तो वॉल्यूम ही नहीं देंगे, तो कैसे निकाल ले यार। अरे यार बिना वॉल्यूम के तो हम मोलरिटी निकाल ही नहीं सकते हैं। तो फिर उसके अंदर कुछ और चीज दे रखी होगी, क्या दिया होगा, डेंसिटी। सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला भी फर्दर डिराइव होगा, देखिए कैसे। तो मोलरिटी इज इक्वल टू, फिर हमने लिखा वेट ऑफ सोल्यूट, यहां आएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां 1000 तो था ही। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास किसका होगा, सॉल्यूशन का, और डेंसिटी भी किसकी होगी, सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। डेंसिटी नीचे से ऊपर चली जाएगी। नेक्स्ट एक और तरीका है मोलरिटी को निकालने का। अगर आपसे बोले कि क्वेश्चन में मास परसेंटेज दिया है तो हमेशा याद रखें कि मास परसेंटेज के केस में सॉल्यूशन का मास कितना होता है, 100। और अगर सॉल्यूशन का मास 100 ही आया, वो सिर्फ मास परसेंटेज के केस में होगा, बाकी केस में नहीं होगा। तो मास परसेंटेज केस में सॉल्यूशन 100 होगा, 100,000 को उड़ा देगा, शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी 10 into d। तो अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट ऑफ सोल्यूट, ये हुआ आपका वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 10 into d, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन 100 है। तो याद रखें इन केस ऑफ मास परसेंटेज, अगर मास परसेंटेज दिया है तो जो मास होगा सॉल्यूशन का वो हमेशा होगा 100 ग्राम, ध्यान रखिएगा। क्लियर है।
तो इतनी तरीके से हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी दो तरीके हैं जिसमें हम मोलरिटी को निकाल सकते हैं, एक है आफ्टर डाइल्यूशन एंड आफ्टर मिक्सिंग। अगला तरीका देखिए, इसमें अगर सपोज करें कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी पता है हमें m1 और उसका वॉल्यूम पता है v1, ये डाइल्यूशन से पहले का है, तो इसे बोला बिफोर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन। अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने बोला कि हमने इसके अंदर और वाटर ऐड कर दिया तो वॉल्यूम चेंज हो गया, तो हो गया आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन पे जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, V2। तो भैया वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलरिटी भी चेंज होगी, तो वो क्या कहलाएगा, M2। तो फॉर्मूला बन गया M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये लगेगा जब हम डाइल्यूशन करेंगे। तो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में पढ़ना है कि अगर आपसे बोले कि ये पर्टिकुलर मोलरिटी का सॉल्यूशन ये पर्टिकुलर वॉल्यूम का है और हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, 200 का 400 कर दिया, 400 का 600 800 कर दिया, तो आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी क्या होगी, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर अगर मान लो कि एक सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी पता है M1 और उसका वॉल्यूम पता है V1, इसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब A। दूसरा सॉल्यूशन उसकी मोलरिटी पता है और वॉल्यूम पता है, उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब B। और एक खाली टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने C। अब उस C टेस्ट ट्यूब में इस A का सॉल्यूशन और इस B का सॉल्यूशन दोनों मिला है, तो इन दोनों का वॉल्यूम जुड़ के क्या बन गया, V3। मतलब V3 हमेशा सम होता है किसका, V1 प्लस V2 का। तो V3 आया, नया वॉल्यूम आया, तो ऑब्वियसली क्या आई, नई मोलरिटी। तो नई मोलरिटी आ गई तो क्या बन गया बेटा, M3। तो फॉर्मूला हो गया M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और ये कंडीशन कब लगती है, जब आप करते हैं मिक्सिंग। क्या करते हैं, मिक्सिंग। तो आफ्टर मिक्सिंग अगर आप करेंगे तो आप फॉर्मूला ये लगाएंगे, और आफ्टर डाइल्यूशन कराएंगे तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। ये सभी तरीके से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। सभी केस में मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होती है। अब हम सीखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, वो है मोलालिटी। तो मोलरिटी के बाद बारी आती है मोललिटी की। एनसीईआरटी में तो कई बार डिफरेंस लिखने को भी आता है, तो पहला डिफरेंस कैपिटल M है और ये कैसा है, स्मॉल m है। दूसरा डिफरेंस, मोलरिटी में हमने आपको बोला था नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब वहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर में है, यहाँ सॉल्वेंट का मास 1 केजी में है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है वो क्या कहलाता है, मोलरिटी। तो सेम डेफिनेशन से इसका भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कर लेते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलरिटी हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सिंस आपको पता ही है कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम। तो इजी चीज है। और 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, 1/1000 केजी। दोनों फैक्टर को लगा दो, मोलरिटी के फॉर्मूले को फर्दर डिराइव कर दो, कैसे हो जाएगा। चलो, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या रख दोगे, बोलो, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, मोलरिटी के फॉर्मूले बहुत सारे हैं, मोलरिटी के ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, इसी फॉर्मूले से निकल जाता है। हाँ, कंडीशन अलग हो सकती है। जैसे एक कंडीशन ऐसी है जिसमें सॉल्वेंट का मास नहीं। अब सोचो यार सर, सॉल्वेंट का मास नहीं, क्या करेंगे। अरे भाई, जैसे मोलरिटी में करा था, सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए क्या करना है आपको, सॉल्यूशन का मास चाहिए, उसमें सॉल्यूट माइनस कर दो। सपोज करो सर सॉल्यूशन का मास भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी वॉल्यूम दिया होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम करेंगे सॉल्यूशन की डेंसिटी और सॉल्यूशन के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हमें क्या मिल गई, सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन का मास आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट का मास कैसे निकालूं, निकाल सकते हो बिल्कुल। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का मास जो भी आएगा ऊपर से उसमें से माइनस कर दो मास ऑफ सॉल्यूट, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा गिवन इन क्वेश्चन। तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास को यहाँ रख दो तो कैलकुलेट हो जाएगी क्या, मोलिलिटी। एक और तरीका होता है जिससे हम मोलिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 40% एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, मोलिलिटी निकालो। कैसे निकालेंगे भाई, तो 40% एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, मतलब 40 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है किसमें, पर 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास हो गया 100 और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट उसको माइनस कर दो तो किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास। उसको यहाँ पे रख दो तो क्या कैलकुलेट हो जाएगी, मोलिलिटी। तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे, तो जो मास होगा सॉल्वेंट का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कुछ मत करो, 100 में से माइनस कर दो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, जो भी क्वेश्चन में दिया है, बाय मास। तो ये मोलिलिटी हो गई। बेटा मोल कंसेप्ट में यही चीज है, आप जितनी टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन है उन सबके रिलेशनशिप ध्यान रखें, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, ये आपस में ही कोरिलेट हो जाते हैं। तो ये हो गई आपकी मोलिलिटी। मोलिलिटी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में है तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर केजी। तो जो मोलिलिटी है अगर हम इसकी यूनिट पढ़ें तो ये होगी मोल पर केजी। तो ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक मोलिलिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर काय, एक्सटेंडेड वर्जन एक्स का, ऐसे काय के ग्रीक लेटर से एक्सप्लेन होता है। पढ़े मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन क्या है, ये रेशियो है। It is a ratio of number of moles of one component to the total number of moles all of the component present in the solution। मतलब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल को डिवाइड कर दो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उसके मोल से, उससे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए कैसे, अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालने जा रहे हैं तो आप मोल किसके रख दें, सॉल्यूट के, डिवाइडेड मोल्स किसके रख दें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया सॉल्यूट का। अगर आप मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालने जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोल्स किसके रख दें, सॉल्वेंट के रख दें, और मोल्स सॉल्यूट प्लस मोल्स किसके, सॉल्वेंट के, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा याद रखिए कि जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 होता है, ध्यान रखिए इस चीज को। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए ये सॉल्यूट लिया, इसको 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रखा, या फिर आपने सॉल्वेंट लिया और इसको 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रखा। तो ऐसे हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। आगे का जो चैप्टर है हेनरी लॉ हो गया, रॉल्स लॉ हो गया, आगे के सॉल्यूशन में इसी का रोल है, मेन हीरो यही है, ध्यान रखना। तो इसको बहुत अच्छे से सीख लेना। अच्छा मोल फ्रैक्शन की यूनिट की बात करें, क्योंकि ये मोल्स के फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस की यूनिट नहीं होती, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो मोलरिटी तो मोल पर लीटर में है, मोलरिटी मोल पर केजी में है, लेकिन ये कैसी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये पॉइंट भी ध्यान रखें। यह था मोल फ्रैक्शन। अब हमने आपको सिखा दिया है मोलरिटी, मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस में आ चुका है और बोर्ड में भी आ चुका है। अब जेईई मेंस में अलग तरीके से आया, बोर्ड में एक्सप्लेनेशन से आया, लेकिन दोनों का कोरिलेशन एक ही है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन ये है कि अगर हम जेईई मेंस का क्वेश्चन देखें तो उसने क्वेश्चन पूछा है अमंग द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स, नीचे दी गई कंसंट्रेशन जो टर्म्स है, among the following concentration terms which is affected by temperature, इनमें से कौन टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, which is affected by temperature, affected by temperature।
ठीक है। तो अमंग द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म विच इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर से अफेक्ट करती है? और ऑप्शन में था पहला मोलिलिटी, दूसरा मोलरिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन, चौथा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अब आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, फटाफट आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए मोलिलिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट के किसकी बात कर रहे हैं, मास की। टेम्परेचर का मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब मोलिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट। मोलरिटी, मोलरिटी के केस में क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम। और मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी, मतलब आंसर आएगा बी। मतलब मोलरिटी जो रहती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलरिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मोलरिटी डिक्रीज होती है। तीसरा होता है मोल फ्रैक्शन, मोल्स के तो फ्रैक्शन है, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर जेईई मेंस में आया तो ऐसे सॉल्व करेंगे, रीजनिंग क्वेश्चन आया तो मोलरिटी पे फर्क पड़ता है, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है। मोलरिटी पे इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मोल्स किस में डिसॉल्व है, पर लीटर ऑफ वॉल्यूम में, और जहां टेम्परेचर बढ़ाएंगे वहां वॉल्यूम बढ़ेगा, और जहां वॉल्यूम बढ़ेगा वहां मोलरिटी घटेगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं जो कि डिपेंड है मोलरिटी, मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन when 5 gram NaOH dissolve in 450 ml of solution। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट उतार दिया यहाँ पे 5, मॉलिक्यूलर मास NaOH का 23, 16 और 1 कितना हो गया 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 450 इंटू क्या कर दिया आपने 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इतना कैंसिल हो गया, 5 1 जा गया या 9 जा गया, यहाँ पे आया 10, 9 4 जा 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग डेसिमल आएगा तो 100 हो जाएगा, 0.2 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया है, कैलकुलेट करा अपन ने 0.27 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ऐसे अपन मोलरिटी का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2.5 gram of acetic acid dissolve in 75 gram of benzene, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैसे करेंगे, मोलिलिटी कैसे सिखाया था बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है ये 2.5, मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का कितना आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है 75, मल्टीप्लाई बाय कैसा हो जाएगा ये 1000। इसको सॉल्व कर लें, लगभग ये इसको सॉल्व कर दें, ये डेसिमल कट के यहाँ आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 25 1 जा, ये 3 से जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय लगभग 0.55 आंसर आ जाएगा मोल पर केजी। तो ऐसे हम मोलिलिटी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करेंगे मोल फ्रैक्शन पे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल
containing 20% aqueous solution of ethylene glycol by mass। अब आपको मैंने सिखाई दिया तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाले, जैसे आप इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो इथिलीन ग्लाइकोल का अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो मोल ऊपर किसके आना चाहिए, इथिलीन ग्लाइकोल के, और नीचे मोल किसके आना चाहिए, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस सॉल्वेंट कौन है, क्वेश्चन में समझो एक्वस मतलब वाटर, ये वाटर। अब मोल कैसे निकालते हैं बेटा, तो मोल मैंने आपको सिखाया था कि इथिलीन ग्लाइकोल का अगर आपको मोल निकालना है तो मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कैसे देखोगे, 20% है मतलब 100 में कितना है 20, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है CH2OH, CH2OH। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना मैंने आपको सिखा दिया था, 62 होता है इसका। अब ये 20% है तो रिमेनिंग वाटर कितना बचा 80, तो ये हो गया 80 डिवाइड बाय 18, तो ये हो जाएगा 4.44 और ये हो जाएगा 3.2, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2 प्लस 4.44, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.068 आएगा। और याद रखे मोल फ्रैक्शन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, इसमें हम तीनों चीज कैलकुलेट करेंगे एक साथ। क्वेश्चन है, इफ 1.2 ग्राम पर ml is the density of 20% aqueous solution, 20% ध्यान रखें इसको, 20% aqueous solution of Ki, एक 20% aqueous solution Ki है और उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, देन डिटरमाइन, बहुत IMP क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तीनों चीज एक साथ पूछ ली, देन डिटरमाइन द फॉलोइंग, तो कैलकुलेट करें। तो पहले आपको कैलकुलेट करना है इसमें मोलैलिटी, दूसरी आपको कैलकुलेट करना है इसमें मोलैरिटी, और तीसरा आपको इसमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। कैसे करेंगे आइए देखिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला सिखाया, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000। तो देखिए वेट ऑफ सोल्यूट कहां से लेंगे, 20% एक्वस सॉल्यूशन Ki का 20, मॉलिक्यूलर मास Ki का ये देखिए 127 I का 39 मिला कितना हो गया 166, रटने का भी बोला था मैंने आपको ये, ठीक है। अब अगर आप मोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे जब हम मोलैलिटी की बात करें तो ये सॉल्यूट का मास हो गया और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए, सॉल्यूट कितना है 20 और सॉल्यूशन कितना 100, तो सॉल्वेंट कितना हो गया 80 और ऊपर क्या आ जाएगा 1000। इसको कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मोल पर केजी आएगा। चेक करें आप आंसर। दूसरा मोलैरिटी, मोलैरिटी किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, मोलैरिटी की बात करें तो सॉल्यूट का वेट कितना है 20, मॉलिक्यूलर मास कितना है 166। अब यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं दिया हुआ है, तो वॉल्यूम जब दिया नहीं हो और सॉल्यूशन का मास परसेंटेज में हो तो यार शॉर्ट ट्रिक लगती है 10 × d वाली, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 10 से और मल्टीप्लाई किया डेंसिटी से, डेंसिटी कितनी है 1.2। ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियसली सिखाया, दोनों शॉर्ट ट्रिक, दोनों का लगाया तो अप्रोक्सीमेटली 1.45 मोल पर लीटर आएगा। तीसरा है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आपको किसका निकालना है Ki का, तो ऊपर किसके मोल चाहिए Ki के मोल और नीचे मोल किसके चाहिए Ki प्लस वाटर के मोल। कैलकुलेट कर ले Ki के मोल कैसे निकालोगे, 20 डिवाइडेड बाय 166, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 166 लगभग 0.12 आएगा। वाटर का निकाल लो आप, वाटर 100 में से 20 को हटाया कितना है 80 डिवाइडेड बाय 18, तो लगभग 4.44 आएगा। इसको रखे इसमें 0.12 अपॉन 0.12 प्लस 4.44, तो ये आंसर लगभग 0.026 के करीब आएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो ऐसे हम एक ही क्वेश्चन से तीनों चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज हमने आपको मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताया। आगे का जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो।
Please like and subscribe it. Stay home, stay safe.